क्या आप यकीन करेंगे कि एक विनाशकारी तूफान किसी की किस्मत बदल सकता है। लोग कहते हैं कि जब कुदरत सब कुछ छीन लेती है तो वो खाली हाथ नहीं छोड़ती। आज की कहानी संगमपुर की उन तंग गलियों की है जहां एक टूटी हुई छत ने एक ऐसी मिसाल पेश की जो आज पूरे जिले की पहचान बन चुकी है। आखिर कैसे कुछ बिखरे हुए तिनकों और पहाड़ी पत्थरों ने एक गरीब परिवार को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। इस कहानी के अंत तक आप भी समझ जाएंगे कि असली हुनर महलों में नहीं, मुश्किलों में चमकता है। पहाड़ों की गोद में बसे संगमपुर गांव के सबसे आखिरी छोर पर जहां पक्की सड़क का नामो निशान खत्म हो जाता था, वहीं किनारे पर एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में ममता अपनी 15 साल की बेटी कंचन और 10 साल के बेटे चिंटू के साथ रहती थी। ममता के पति को गुजरे कई साल बीत चुके थे और तब से ममता ही इस छोटे से परिवार की ढाल थी। वो सारा दिन जमींदारों के खेतों में पत्थर चुनती या फसल काटती, तब जाकर चूल्हे में आग जल पाती थी। ममता की हथेलियां सख्त हो चुकी थीं, लेकिन उसका दिल अपनी ममता से आज भी कोमल था। मगर इस अभावों भरी झोपड़ी में भी एक अलग ही रौनक रहती थी और उस रौनक की वजह थी कंचन। कंचन 15 साल की एक ऐसी लड़की थी जिसकी आंखों में पहाड़ों की गहराई और चेहरे पर सुबह की पहली किरण जैसी चमक थी। गरीबी के कारण कंचन कभी स्कूल की दहलीज तो नहीं लांघ पाई, पर कुदरत ने उसे एक अनोखा उपहार दिया था, उसके हाथों का हुनर। वो उस छोटी सी झोपड़ी को सफेद खड़िया और गेरू से ऐसे सजाती थी कि दूर से देखने पर वो किसी रंगीन चित्रकारी जैसी लगती थी। फटे हुए कपड़ों पर रंगीन धागों से कढ़ाई करना और बेकार पड़ी चीजों से घर की सजावट करना कंचन का शौक था। उसका छोटा भाई चिंटू 10 साल का एक शरारती लेकिन मेहनती बच्चा था। वो सारा दिन जंगल से सूखी टहनियां और देवदार के गिरे हुए फल चुनकर लाता ताकि घर का खर्च कम हो सके। शाम को जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप जाता और ममता थक कर घर लौटती तो कंचन उसे नीम के ताजे पानी से हाथ मुंह धुलवाती। ममता अपनी बेटी का चेहरा देखती तो उसकी सारी थकान जैसे बर्फ की तरह पिघल जाती। रात के अंधेरे में मिट्टी के चूल्हे की धीमी रोशनी में जब वो तीनों मिलकर सूखी रोटियां और नमक की चटनी खाते तो उन्हें लगता कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उनके पास है और वो है एक दूसरे का साथ। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। सावन का महीना शुरू ही हुआ था और पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदलने लगा था। एक दोपहर अचानक हवा का चलना एकदम बंद हो गया। पहाड़ों के ऊपर काले और घने बादलों ने जैसे डेरा डाल दिया हो। ममता खेतों में काम कर रही थी, तभी उसने देखा कि बादलों का एक विशाल झुंड तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। गांव के मंदिर का घंटा जोर जोर से बजने लगा। ये खतरे का संकेत था। लोग चिल्लाने लगे, बादल फटा है, भागो, ऊंचाई पर भागो। ममता के तो जैसे प्राण ही सूख गए। उसे अपने बच्चों की याद आई जो झोपड़ी में अकेले थे। वो अपनी टोकरी और दरांती वहीं फेंककर पागलों की तरह घर की ओर दौड़ी। बारिश इतनी तेज शुरू हो गई थी कि सामने का रास्ता दिखना बंद हो गया। पहाड़ों से उतरता पानी अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और मलबे लेकर आ रहा था। ममता जब तक घर पहुंची, हवा की आवाज किसी दहाड़ते हुए शेर जैसी लग रही थी। अंदर कंचन ने चिंटू को अपने सीने से लगा रखा था और भगवान का नाम ले रही थी। ममता ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और दोनों को मजबूती से थाम लिया। झोपड़ी की मिट्टी की दीवारें पानी की मार से कांप रही थी। तभी अचानक एक बहुत भयानक आवाज हुई, कड़क। ममता ने ऊपर देखा। उनकी झोपड़ी का वो पुराना लकड़ी और घास का छप्पर जो उनकी इकलौती छत थी, हवा और पानी के दबाव को झेल नहीं पाया। माँ, छत! कंचन जोर से चीखी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक प्रचंड झोंके ने पूरी छत को उखाड़ दिया और उसे खिलौने की तरह हवा में उड़ा ले गया। पल भर में ही वो तीनों खुले आसमान और मूसलाधार बारिश के नीचे आ गए। ममता ने जल्दी से बच्चों को कोने की एक मजबूत दीवार के पीछे छुपाया, जहां पत्थर और मलबा गिरने का डर थोड़ा कम था। चिंटू डर के मारे कांप रहा था और जोर जोर से रो रहा था। ममता उसे चुप करा रही थी, पर उसकी अपनी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। कई घंटों के तांडव के बाद जब बारिश थमी और सुबह का सूरज निकला तो तबाही का मंजर देख सबकी रूह कांप गई। झोपड़ी अब केवल 4 नंगी दीवारें रह गई थी। घर के अंदर रखा अनाज का डिब्बा मलबे में दब चुका था। मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो गए थे। ममता अपनी उजड़ी हुई दुनिया के बीच बैठ गई और चीख चीख कर रोने लगी। हे विधाता, तूने हमारा सब कुछ छीन लिया। अब इस खुले आसमान के नीचे मैं अपने बच्चों को कैसे रखूंगी? क्या खिलाऊंगी उन्हें? उसकी बेबसी देख गांव वाले भी वहां जमा हो गए, लेकिन सबके अपने अपने नुकसान थे। कोई किसी की मदद करने की हालत में नहीं था। चिंटू ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। माँ, बहुत भूख लगी है, क्या हमें खाना नहीं मिलेगा? चिंटू के उन मासूम शब्दों ने ममता का कलेजा छलनी कर दिया। आज खेतों में भी काम नहीं था क्योंकि फसलें पानी में बह चुकी थी। सब कुछ खत्म सा लग रहा था। लेकिन जहाँ सबको बर्बादी दिख रही थी, कंचन की आंखें वहाँ कुछ और ही देख रही थी। तूफान अपने साथ पहाड़ों से बहुत सारे रंगीन पत्थर, देवदार की मजबूत टहनियां और चमकीली जंगली घास बहाकर लाया था जो उनके घर के आसपास जमा हो गई थी। कंचन चुपचाप उठी और अपनी माँ के पास गई। उसने अपने कोमल
कोमल हाथों से ममता के आंसू पोंछे और कहा, माँ तू हार क्यों मान रही है? अगर आंधी ने हमारी छत ली है तो वो हमारे लिए नया रास्ता भी छोड़कर गई है। देख, ये जो लकड़ियाँ और घास यहाँ जमा हुई है, यही हमारी किस्मत बदलेंगी। ममता ने हैरानी से कंचन को देखा। बेटी, इन टूटी लकड़ियों और घास का हम क्या करेंगे? हमें तो रोटी चाहिए। कंचन की आंखों में एक नया संकल्प था। उसने कहा, माँ, नानी आपको पहाड़ी टोकरियां और कालीन बनाना सिखाती थी ना? मुझे सब याद है। हम इन लकड़ियों से सिर्फ टोकरी नहीं, कलाकृतियां बनाएंगे। चिंटू, तू रो मत। तू जंगल से वो रंगीन पत्थर और देवदार के फल चुनकर लाएगा जो कल रात पानी के साथ आए हैं। कंचन की बातों में ऐसा विश्वास था कि ममता को भी हिम्मत मिल गई। उसने तय किया कि वो अपनी बेटी का साथ देगी। अगले दिन से संगमपुर की उस उजड़ी झोपड़ी में एक अनोखा काम शुरू हुआ। ममता और चिंटू मिलकर जंगल से बेहतरीन किस्म की घास, ताड़ के पत्ते और पहाड़ों से बहकर आई देवदार की लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। कंचन ने अपनी पुरानी चित्रकारी की समझ का इस्तेमाल किया। उसने पहाड़ों की जंगली जड़ी बूटियों और फूलों को पीसकर गहरे लाल, नीले और सुनहरे रंग तैयार किए। उसने उन सरकंडों और घास को उन रंगों में डुबोकर सुखाया। जब ममता सादी टोकरियां बुनती तो कंचन उन रंगीन घास के धागों से उस पर पहाड़ों के दृश्य, हिरण और बादलों के डिजाइन उकेर देती। उसने देवदार के फलों पर नक्काशी की और पहाड़ी पत्थरों को घिसकर उन पर पेंटिंग बनाई। वो सिर्फ टोकरियां नहीं, बल्कि घर सजाने के सुंदर झूमर, हाथ के पंखे और छोटी छोटी नक्काशीदार मूर्तियां बनाने लगी। लगातार कई दिनों तक कड़ी धूप में काम करने से ममता के हाथों में छाले पड़ गए थे। कंचन की उंगलियों से खून भी निकलता, लेकिन वो नहीं रुकी। उनका भोजन सिर्फ पड़ोसियों से मिली कुछ रोटियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में भविष्य का सपना था। 15 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उनकी झोपड़ी के बाहर एक पूरा खजाना जमा हो गया था। माँ, कल शहर में हिमालयन हस्तशिल्प मेला लगने वाला है। हम अपना सारा सामान वहीं लेकर चलेंगे, कंचन ने आत्मविश्वास के साथ कहा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तीनों ने सारा सामान अपने सिर पर रखा और मिलों दूर शहर की ओर पैदल चल पड़े। मेले में बड़े बड़े स्टॉल लगे थे, महंगे शोरूम के लोग आए थे। ममता बहुत घबराई हुई थी। उसने मेले के एक कोने में एक सादा सा कपड़ा बिछाया और कंचन की बनाई हुई कलाकृतियों को सजा दिया। शुरू में तो लोग उन्हें अनदेखा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एक विदेशी सैलानी की नजर कंचन की बनाई उस नक्काशीदार टोकरी और रंगीन पत्थरों पर पड़ी, वो हैरान रह गया। उसने एक टोकरी उठाई और उसकी बारीक बुनाई को गौर से देखा। अद्भुत! इतनी शुद्ध कलाकारी, और ये रंग कितने प्राकृतिक हैं। उस सैलानी ने पूछा, ये किसने बनाया है? ममता ने डरे हुए स्वर में कंचन की ओर इशारा किया। देखते ही देखते कंचन के स्टॉल पर भीड़ लग गई। जो लोग महंगे स्टॉलों पर जा रहे थे वो अब इस कोने में खींचे चले आ रहे थे। कंचन की बनाई हर चीज में पहाड़ों की रूह और मेहनत की महक थी। दोपहर तक उनका लगभग सारा सामान बिक चुका था। जब ममता ने अपने पल्लू में बंधे पैसों को गिना तो उसकी आंखें भर आईं। उन्होंने उस दिन 10,000 रुपए से भी ज्यादा की कमाई की थी, जो उनके लिए किसी सपने जैसा था। शहर के एक बड़े हस्तशिल्प निर्यातक ने कंचन को एक बड़ा ऑर्डर भी दिया। ममता ने रोते हुए कंचन को गले लगा लिया। बेटी, तूने साबित कर दिया कि मेहनत और नियत साफ हो तो तिनके भी सोना बन जाते हैं। चिंटू खुशी से शोर मचा रहा था। माँ, आज हम जलेबी खाएंगे और मेरे लिए नई कमीज भी लेंगे ना? उस रात संगमपुर की उस झोपड़ी में दिए की रोशनी और भरपेट खाने की महक थी। अगले कुछ हफ्तों तक कंचन और ममता ने दिन रात काम किया। अब उनके पास ऑर्डर्स की कमी नहीं थी। धीरे धीरे ममता ने इतने पैसे जमा कर लिए कि वो अपनी झोपड़ी को एक पक्के घर में बदल सके। गांव के वही मजदूर जिन्होंने कभी ममता की बेबसी देखी थी, अब वहां एक सुंदर सा घर बना रहे थे। लेकिन कंचन ने एक बात तय की थी कि वो अपनी नई छत को पुराने तख्तों और मजबूत लकड़ी से ही बनवाएगी, ताकि वो हमेशा याद रखे कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। जब घर बनकर तैयार हुआ तो वो संगमपुर का सबसे सुंदर घर लग रहा था, जिसकी दीवारों पर कंचन ने अपनी कला के रंग बिखेर दिए थे। एक शाम नई छत के नीचे बैठे हुए ममता ने आसमान की ओर देखा और कहा, कंचन, अगर वो बादल नहीं फटता और हमारी पुरानी छत नहीं उड़ती तो शायद हम आज भी उसी अंधेरे में जी रहे होते। कंचन ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ के कंधे पर सिर रखा और कहा, सच कहा माँ, तूफान हमें डराने नहीं बल्कि हमारी अपनी ताकत दिखाने आते हैं। अगर हम गिरते हुए पत्तों को समेटना सीख जाए तो हम उनसे अपनी एक नई दुनिया बुन सकते हैं। बाहर पहाड़ों पर हवा धीमी और सुहानी थी। उस घर के अंदर अब किसी आंधी का डर नहीं था, क्योंकि वहाँ हिम्मत और हुनर की पक्की छत थी। गरीबी ने उन्हें परखा था, लेकिन कंचन की अटूट इच्छा शक्ति ने बिखरी हुई तकदीर को फिर से एक खूबसूरत सपने में पिरो दिया था। दोस्तों, अगर आपको कंचन की ये कहानी और उसकी हिम्मत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें ऐसी ही और कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि क्या कभी आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा तूफान आया जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। ऐसी ही और भावुक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में।